वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़रई और एग्री टेक के शोबे से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इंतहाई आप ये कह लें कि जिन्होंने गुज़श्ता एक दहाई से ज़्यादा अरसे से ज़राअत, टेक्नोलॉजी, डिजिटल जिद्दत के इम्तिजाज पर नुमाया काम किया और उन्होंने ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तैयारी में अहम किरदार अदा किया है जो किसानों को ज़रई मुशावरत, मौसमी मालूमात, मार्केट अपडेट्स और जदीद आप ये कहें कि काश्तकारी से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम करते हैं। और आज ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान भर में 2 करोड़ से ज़ायद सारफीन तक पहुँच चुका है। और आज हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की ज़राअत का मुस्तकबिल किस तरह से बदल सकती है, किसानों को दरपेश बड़े चैलेंजेस क्या हैं और डिजिटल एग्रीकल्चर इस शोबे में किस तरह से इनकलाब ला सकती है। और इसी पर बात करने के लिए कौन है जी? बात करने के लिए हमारे साथ रिजवान खान साहब मौजूद हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये सुन के बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में आपका इदारा एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। अगर एग्रो बेस्ड इदारों की बात की जाए तो पाकिस्तान में उस तरह से इफ़ेक्टिव काम नहीं होता। तो मुझे बताइएगा कि आपकी जो ये सारी रिसर्च है और ये कंपनी जो आप चला रहे हैं, किस तरह से किसानों को आप इक्विप कर रहे हैं और किसान अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी मदद से किस तरह उसको डबल कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले जहाँ तक किसानों की बात है तो इस टाइम पे मसला इस चीज़ का नहीं है कि लोगों को क्या नाम है करना क्या है। मसला ये है कि उनको टाइमली नहीं पता होता कि ये कब करना है। सो जो टाइमली इंफॉर्मेशन है वो सबसे बेहतरीन इसी तरह से पहुंच सकती है। डायरेक्शन नहीं है कोई? डायरेक्शन होती है, अक्सर डायरेक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन टाइमली डायरेक्शन जो होती है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट से अगर मैंने आज आपको बताना है कि आज आप अपने खेत में स्प्रे करें तो वो मैं मिलियंस ऑफ लोगों को नहीं बता सकता। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की नीड है। हर एक के हाथ में एक फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आप विद इन अ सेकंड उन तक पहुंच सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आज आपने ये एक्शन लेना है। लेकिन वो एक्शन अगर उसने ऑलरेडी लेना था और आप चाहते हैं कि ये एक्शन को चेंज किया जाए क्योंकि बारिश होने वाली है, जो क्लाइमेट के एस्पेक्ट्स हैं या इस तरह की चेंजेस हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि उस चेंज को आप उनको टाइमली बताते हैं कि आज ये नहीं करना। लेकिन अगर हम रिवायती तरीक़ों से चलते हैं जिनको हम कन्वेंशनल एक्सटेंशन मेथडोलॉजीज कहते हैं, तो उससे इशू ये आता है कि वो 1000 बंदे के लिए एक ऑफिसर है जो सब तक नहीं पहुंच सकता। सो इस चीज़ को पहुंचाने के लिए हम मोस्ट एडवांस मेथडोलॉजीज़ पे जा सकते हैं। चूंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो स्मार्टफोन के जरिए एक अलर्ट एक फार्मर को चला जाता है कि आज अपने खेत में आपने ये एक्शन नहीं करना। तो ये तमाम की तमाम जो मेथडोलॉजीज़ हैं हमने इसको जिद्दत दी। कैसे जिद्दत दी? जिद्दत इस तरह से दी कि नॉर्मली कोई भी फार्मर मतलब अगर मैं किसी को बल्क एक मैसेज भेजता हूँ तो वो एक जैसा होगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेके आए। हमने कहा नहीं, हर एक को डायनामिक जाना चाहिए। क्या अगर एक ही गांव में 100 किसान रहते हैं और 100 के 100 ने अलग वक्त में अपनी फसल काश्त की है तो इसको हम डायनामिक एडवाइजरी कहते हैं कि उसको उसकी प्रोफाइल के मुताबिक कब उसने फसल लगाई, कैसी उसने फसल लगाई और कौन सी फसल लगाई, उसके मुताबिक उसकी स्टेज वाइज एडवाइजरी मिलना शुरू हो जाती है। तो ये जो मौसमी हालात अब हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, तो इसके ज़रिए फिर अब इससे तो किसान वैसे ही बहुत परेशान है। किसान के तो वैसे ही बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन अब ये मसला उनके साथ मज़ीद। बिल्कुल, जो क्लाइमेट चेंज है इस टाइम पे सबसे राइजिंग इशू है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके पास नागहानी आफात ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ जो वेदर के इफेक्ट्स है जिसमें लानीना है या एल नीनो है, तो ये आपके पास जितने भी हैं ये चेंज होना शुरू हो गए इन मेथडोलॉजीज़ की वजह से या इन चीज़ों की वजह से। ये जो एस्पेक्ट्स हैं तो ये क्या करते हैं कि फार्मर की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको अनप्रेडिक्टेबल कर देते हैं। तो हमारे किसान रिवायती किसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि आज मैं अगर बीज लगाऊंगा तो इतने दिन बाद मैंने इसके अंदर खाद डाली, इतने दिन बाद मैंने स्प्रे करना और ये मेरी चीज़ें इस तरह से चलेंगी। लेकिन ये जो वेदर पैटर्न का चेंज है इससे टाइमली इन्फॉर्म्ड होना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे ही वो टाइमली इन्फॉर्म्ड होता है तो उसको साथ साथ में पता चलना शुरू हो जाता है कि अब मुझे ये आज नहीं करना है, मुझे 5 दिन बाद करना है। तो क्या हमारा किसान इतना एजुकेट है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं? क्योंकि अब तो एआई का दौर भी है, लोग एआई को इस्तेमाल करें, लेकिन एआई के इस्तेमाल करने के लिए भी तो कुछ नॉलेज चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। सो गज़ल, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो ये है कि इसके लिए फार्मर को इतना नॉलेजेबल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको अडेप्टेबल होना ज़रूरी है कि वो चीज़ों को अडेप्ट ज़रूर करे। ये बाकी का काम हम कर सकते हैं। अच्छा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन पॉइंट्स होते हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक आउटपुट इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है कि आज आपने ये एक्शन लेना है या ये एक्शन नहीं लेना। तो हमारे फार्मर यस बहुत सारे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी जो सर्विस है उस पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो यही इन्फॉर्मेशन हमसे ले रहे होते हैं, या तो खुद कॉल करके भी लेते हैं और या इस तरह से वो खुद ही लेते हैं। एंड हाउ यू इनकॉर्पोरेट दिस क्लाइमेट चेंज फैक्टर इन योर टेलकोज एंड अदर थिंग्स? बहुत ज़बरदस्त। सो
पाकिस्तान में जब हमने काम करना शुरू किया आज से तकरीबन 10-11 साल पहले, तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर डेटा पॉइंट्स नहीं थे, सो एक्यूरेसी नहीं थी। सो आपका जो क्वेश्चन था कि हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी डिफरेंट एपीआईज अवेलेबल होती हैं। हमने वो ट्राई की, दुनिया की जो बेस्ट एपीआई थी सबसे महंगी के लिए, लेकिन वो भी एक्यूरेसी में बहुत कम थी। अच्छा। सो हमने क्या किया कि अपने डेटा पॉइंट्स की तरफ जाना शुरू हुए। तो पाकिस्तान की वाहिद कंपनी हमारी वेदर वाली कंपनी है जिसने इस टाइम पे 400 से ज़ायद वेदर स्टेशन या वेदर डेटा पॉइंट्स इंस्टॉल किए हैं टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी अप टू 95% और मोर। इन सर्टन टाइम पीरियड वो 100% प्लस भी चली जाती है। सो ये सारे डेटा पॉइंट्स लगाने का ऑब्जेक्टिव ये था ताकि हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। इस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को हमने फार्मर तक पहुँचाना शुरू किया, लेकिन सिर्फ ये नहीं बताया कि आज आपकी तरफ मौसम कैसा रहेगा। हमने उसको बताया कि एग्रोमेट एडवाइजरी, आज आपके इलाके में शदीद बारिश का इम्कान है, इसीलिए आज आपको खेत में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। या अगले 10 दिन तक खुश्क साली रहेगी, तो अभी जो एरिड एरिया जिसको हम बारानी एरियाज़ कहते हैं, यहाँ पर आप बीज का उगाव ना करें क्योंकि इससे बीज मुतासर होता है। जो बारानी एरियाज़ होते हैं यहाँ पर जब तक ज़मीन में नमी नहीं होगी, अगर आप कोई भी बीज लगा देते हैं तो वो उगेगा नहीं। एक सर्टेन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी इसको कहा जाता है, या मॉइस्चर वो चाहिए होता है। तो इस तरह की ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको हम एल्गोरिदम्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स आ गए। मेरे पास वेदर का एक डेटा पॉइंट आ गया, मेरे पास फार्मर की प्रोफाइल के डेटा पॉइंट्स आ गए, इसके अलावा मेरे पास एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन के डेटा पॉइंट्स आ गए, फिर मेरी क्रॉप के इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स आ गए, फिर हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो GIS बेस्ड है, जो सैटेलाइट के ज़रिए आप देखते हैं। तो इसकी बेसिस पे हमारे पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं। इन तमाम डेटा पॉइंट्स को इकट्ठा किया जाता है और उसको इकट्ठा करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिस तरह आपने AI की बात की, अब ये तमाम डेटा पॉइंट्स एक फार्मर नहीं कर सकता कि उसको मैं एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दे दूं कि इस ग्राफ को देख के आपने आइडेंटिफाई करने के क्या चल रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा। सो हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, एक एप्लीकेशन बना दिया। उस एप्लीकेशन के जरिए वो अपनी एडवाइजरी देख सकता है। ओके, मेरा फार्म ये है, इस खेत के इस कोने में ये मसला है, सो मैं यहाँ से बैठ के आपको दुनिया, पाकिस्तान के किसी भी कोने में, किसी के अंदर जाके ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये मसला तो और ये रिजवान, फसल इसमें है। अभी तक आपको कोई चैलेंजेस का सामना भी है, करना पड़ता है? डेफिनेटली कोई भी अच्छा। काम इजी नहीं होता। तो जिस तरह से हमने स्टार्ट किया, तो सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज था वो ये था कि हमारी जो वी वर अहेड ऑफ टाइम, तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि यार ये टेक्नोलॉजी कितनी यूज़फुल हो सकती है। और लोगों को जब हम जाके बताते, वो कहते हैं ये एसी के कमरे में बैठा हुआ शख्स हमें बताएगा हमें कि क्या एग्रीकल्चर बताएगा, कैसे हाँ। करनी है। सो हमने उनको कहा कि आपको एग्रीकल्चर हमसे ज़्यादा आती है, लेकिन आप ही के डिसीजंस को बाकी दुनिया को भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये तो नहीं है कि वो हकीम साहब आए, अपना नुस्खा साथ लेके चले गए। तो हमने कोशिश ये की कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और उसकी कंटेंट लाइब्रेरीज बनाई। इसको हम एग्री डेटा बैंक कहते हैं। सो अच्छा, सॉरी, मुझे ये बताइएगा कि आपसे ये सवाल नहीं होता कि आपने अपने आप को इक्विप किस तरह से किया, कितने लोग हैं जिन्होंने एग्रो बेस्ड डिग्रीज हासिल की हैं, क्या कुछ किया? क्योंकि 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स जब मैंने पहली दफ़ा आपके ज़ुबान से सुना, मैंने कहा कि मैं हिल गया कि इतने बड़ा नेटवर्क आपने किस तरह से क्रिएट किया। इसमें इस तरह से है कि हमारे पास इस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया तो लाइक 2 से 3 लोगों से स्टार्ट किया, चैलेंजेस अपनी जगह पे थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 250 से ज़्यादा लोग हैं जो इस स्पेसिफिक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। और चैलेंजेस डेफिनेटली ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर में चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल जो चीज़ हमें चाहिए थी कि टेक्नोलॉजी का मिक्सचर हो साथ में। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर चीज़ें बहुत कुछ लोगों को पता थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हमें चाहिए थी उस तरह की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। सो मल्टीपल जो सेगमेंट्स के लोग हैं, डिग्रीज के लोग हैं, जिसमें GIS के हैं, MET के हैं, वेदर के हैं, जियो फिजिक्स हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया। और उसके बाद इस कंपनी के अंदर हमने ये चीज़ें बनाना शुरू की कि हम एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर लें जो हमारे पाकिस्तान के लिए लोकलाइज्ड हो। तो अगर आज आप कोई सोल्यूशन अपने लिए लेते हैं तो वो आपको या तो इंटरनेशनल मिलेगा या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मिलेगा जो पाकिस्तान के लिए लोकलाइज्ड नहीं होगा। सो हमने उसको लोकलाइज्ड किया। लोकलाइज्ड से क्या मतलब है? सो आप जिस भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आप सिंधी हो सकते हैं, पंजाबी, बलोची। सो हमने तमाम कंटेंट को उस लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। इनिशियली AI नहीं था, तो हमने इस सारे को मैनुअली किया। हमने डिफरेंट अपने स्टूडियोज़ बनाए, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती थी, रिकॉर्डिंग के बाद उसको भेजा जाता था। अच्छा। तो तमाम का तमाम कंटेंट लोकलाइज्ड है। सो अगर आप बलूचिस्तान में बैठे हैं तो आपको पंजाब की मालूमात पंजाबी में नहीं मिलेंगी, जबकि आपको बलोची में मिलेंगी। सिमिलरली अगर आप साउथ पंजाब में बैठे हुए हैं तो आपको सराइकी में वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लोकल इन्वायरमेंट के मुताबिक। क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान को, हमने नहीं बल्कि इसको वैसे FAO ने और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो तहकीकाती इदारे हैं, इन्होंने डिवाइड किया इनटू
एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रो एक्लॉजिकल जोन्स। एग्रो एक्लॉजिकल जोन्स के ऊपर हमने अपनी एडवाइजरीज को बिल्ड किया और साथ साथ में हमने अपने कुछ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्रिएट किए जो लाइक इस्लामाबाद में और इधर, ताकि हम वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोकलाइज सर लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज भी हो रहा है, फिर जो ग्रीन बेल्ट है उसको हम ब्राउन कर रहे हैं, इन तमाम तर चैलेंजेस को सामने रखते हुए क्या आप समझते हैं कि फिर भी हमारा काश्तकार प्रोडक्टिविटी दे रहा है और इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं जिस तरह की आप एफर्ट्स से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? हमारा जो काश्तकार है वो इससे कई ज़्यादा दे सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस को मैंने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। जो पहला कंपोनेंट है वो है कि जो हम लोगों के पास कटाई हो रही है, दरख्त काट रहे हैं, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि लोगों को ये नहीं पता कि अगर वो ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो कार्बन क्रेडिट्स के ज़रिए वो इससे पैसा कमा सकते हैं, इन डॉलर्स कमा सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज हैं जो पे करती हैं कि आपने अगर इतने दरख्त लगाए हुए हैं तो उसके ज़रिए वो उनको पैसे देते हैं। ठीक सर, थैंक यू सो मच। हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गज़ल आपका भी बहुत शुक्रिया। गज़ल अशरफ, मुझे और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।